प्रिय बच्चों, प्रबल एकेडमी की मंच की ओर से मैं आपको इतिहास से रूबरू कराऊंगा और इतिहास विषय की जटिलता के साथ साथ उसे हम बहुत ही सरलता के मार्ग से ले जाकर आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। साथ साथ में इतिहास में जो विधाएं हैं और वर्तमान में जो वनडे विभिन्न एग्जामों में प्रश्न आते हैं वो कहाँ से बनते हैं, कहाँ से सर्वाधिक बनते हैं, उसका क्या महत्व है, उस महत्व को भी हम आपको बताएंगे और साथ साथ एक क्रमबद्धता के साथ ही हम इतिहास को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखें इस विधा, क्योंकि ये इतिहास ऐसे एक विधा है जैसा कि आप जानते हैं अभी फिलहाल वनडे ही एग्जाम की तरह अभी कल एक एग्जाम आपको बीओ को हुआ है। इतिहास में आप देखें कितने प्रश्न आए, कैसे गुड़ गुड़ प्रश्नों का श्रृंखला अब प्रारंभ हो चुका है। पहले बड़ा आसान पूछता था परंतु अब थोड़ा सा जटिलता लिए हुए प्रश्नों को पूछता है। इसलिए हमें इतिहास को, जो एक ऐसा विषय है, वास्तव में इतिहास की अपनी एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर भी है। इतिहास घटी हुई घटनाओं को क्रमबद्धता के साथ जोड़कर उसे हम पढ़ते हैं, जो कालांतर में इतिहास बनता है। तो हमारे यहाँ इतिहास का जो पदार्पण हुआ, वास्तव में कोई भी छोटी से छोटी घटना, बड़ी सी घटना, अगर जो भी चाहें, सामान्यतः अगर हम देख लें, एक छोटा सा आपको हम 5 मिनट थोड़ा सा इतिहास बता दें कि वास्तव में इतिहास होता क्या है, तो इसे भी आप समझ लें तो हम एक श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं, फिर आपको क्रमबद्धता के साथ हम ले चलेंगे। देखिए छोटा सी बात, सामान्यतः माना जाता है कि इतिहास घटी हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है, अर्थात कोई घटना घट जाती है, जब हम क्रमबद्धता के साथ उसे जोड़ देते हैं तो वो इतिहास कहलाता है। और इतिहास मित्रों, बच्चों, इतिहास हमें सिखाता है, हमें वार्न करता है और हमारी समृद्धि को प्राप्त करता है और साथ साथ हम विकास के पथ पर भी इसी के सहारे चलते हैं। और शायद इतिहास ना होता तो हम आप यहां भी ना होते। इसलिए मित्रों, इस इतिहास की गंभीरता को आप देखें और साथ साथ जटिलता से सरलता की ओर कैसे हम इतिहास को ले चलेंगे, इसको आप देखने का प्रयास करें। पहले तो हम आप इससे समझें कि वास्तव में इतिहास कितने श्रेणियों में बटा है और कौन सी इतिहास में हमें कहां से क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो फिर आपको हम बताते हैं। पहले आप देखें इतिहास। इतिहास को देखें तो वर्गीकरण दृष्टि देखें तो हमें इतिहास को 3 भागों में बांटकर इतिहास पढ़ाया जाता है। प्रायः हमें सामान्यतया एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे प्राचीन इतिहास कहते हैं, प्राचीन इतिहास कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा मेडिवल हिस्ट्री, जिसे हम मध्यकालीन इतिहास नाम देते हैं। और तीसरा आपका आ रहा है आधुनिक इतिहास, अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे हम आधुनिक इतिहास कहते हैं। आधुनिक पीरियड का इतिहास यानी आधुनिक इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास। अब इसमें भी 2 श्रेणी में विभाजित है। इसको देखें, मध्यकालीन को जो हम पढ़ते हैं तो इसमें एक होता है सल्तनत काल, अर्थात सल्तनत पीरियड। दूसरा मुगल काल, मुगल पीरियड। दूसरा आप देखें तो मध्यकालीन मुगल काल। दूसरा देखें तो मुगल काल। इस तरह से आप देखें इतिहास जब हम शुरू से यानी अप टू 1200 AD
को हम प्राचीन में रखते हैं प्रायः। अप टू यानी शुरुआत से लेकर 1200 ईस्वी तक का इतिहास जो हम पढ़ते हैं उसे हम प्राचीन इतिहास में रखते हैं। और उसके बाद आपके फिर मध्यकाल की स्टार्ट हो जाती है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो मध्यकाल को आप देखेंगे तो यहाँ से इसके बाद से फिर अब हम मध्यकाल को पढ़ते हैं। जैसा कि जानते हैं आप 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और इधर 1526 में मुगल काल की स्थापना होती है। इसके साथ साथ जब मुगल काल आता ही रहता है तभी हमारे यहाँ यूरोप से आने वाले यात्रियों का क्रम प्रारंभ हो जाता है। और यही मुगल काल से ही, जैसा कि जानते हैं, मुगल काल को भी देखें तो आप अंतिम मुगल बादशाह 1862 तक यानी 1800 देखें कि 57 की क्रांति में पहला अंतिम राजा था और उसके बाद 1862 में मृत्यु हो गई। तो आप देखें उसके बाद से ये आपका आधुनिक काल तक, और आधुनिक काल तो कम से कम हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन तक तो पूरा करेंगे कायदे से। तो ऐसी स्थितियों में आप देखें तो ये तो एक स्ट्रक्चर है आपको हमने दिया कि ये प्राचीन इतिहास है, या मध्यकालीन इतिहास है, या आधुनिक इतिहास है, सल्तनत काल है या मुगल काल है। तो प्रिय बच्चों ये ध्यान रखें कि वास्तव में इस इतिहास को अगर अब हम देखें तो एक चीज समझ में आती है कि हम लोगों ने जो अब तक वनडे क्लासेस के लिए कोई भी वनडे क्लास एग्जाम हुए उसमें हम लोग जो विश्लेषण करके रखे हुए हैं या विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि कितना परसेंट किस इतिहास से ज्यादा या कम पूछा जाता है। हम इसे भी जान लें, आज इसे जान लें, फिर आपको हम इतिहास की ओर क्रमबद्धता के साथ ले चलते हैं। तो कोई भी चीज 100% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। इस 100% में अगर हम देखें तो सर्वाधिक भूमिका वनडे एग्जाम में सर्वाधिक भूमिका का निर्वाह आपका आधुनिक इतिहास करता है, और जिसमें से 60% करीब क्वेश्चंस आपके इतिहास के मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। जो वनडे एग्जाम होते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, मैक्सिमम हम लोगों ने 15 सालों का विश्लेषण करके रखा है और हमें ये ज्ञात है कि हम सर्वाधिक अगर प्रश्न वनडे एग्जाम में देखते हैं तो करीब करीब 60% ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो प्रायः आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। तो मित्रों 60% ये हो गए। और उसके बाद जब हम देखें तो करीब इसको अगर हम देखें तो 25% मध्यकालीन इतिहास से पूछे जाते हैं। 25% मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो 10% सल्तनत काल से और 15% मेडुअल हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, अर्थात मध्यकालीन मुगल काल से पूछे जाते हैं। मध्यकाल में 2 भाग, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। तो मित्रों ये ध्यान रखें कि इतिहास एक जो विधा है बहुत बड़ा, लेकिन अगर सुगमता के साथ, क्रमबद्धता के साथ इससे हम अध्ययन करें तो बड़ी जटिलताओं को बड़ी सरलता से हमें समझा जा सकता है और हम अपने अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे देखें, हमने आपको बताया कि 60% आधुनिक इतिहास से आता है, 25% मेडुअल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन इतिहास आता है, और हम जैसा कि हमने बताया था कि मध्यकालीन इतिहास में 2 भाग होते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल। तो मुगल काल में 10% और 15%, और दिल्ली सल्तनत में 10% और मुगल में 15%। जो शेष अब बच रहा है, जो 15% बच रहा है, वो 15% आता है प्राचीन इतिहास से। तो मित्रों आपने एक देखा कि वास्तव में आज की जो एग्जाम की 2 दौर है, जो ट्रेडिशन चल रहे हैं, जो एग्जाम में प्रायः वनडे क्लासेस में पूछा जा रहा है, उसके आधार पर यदि हम देखें तो प्राप्त पाते हैं कि ये स्ट्रक्चर ही आपको काम आएगा। सर्वाधिक
प्रश्न आने वाले की श्रृंखला अगर हम देखें तो वो है आधुनिक भारत का इतिहास है, और जो वनडे में सर्वाधिक पूछा जाता है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर मध्यकालीन, और तीसरे पे आप देखें प्राचीन इतिहास का। तो एक आपको दिमाग में ये भी बैठाना है हमें कि वास्तव में हमें कैसे पढ़ना है सब आपको, लेकिन हम कम समय से ज्यादा अगर लाभ ले लें तो हमें यह बेहतर होगा कि हम उसे आत्मसात करें। क्योंकि बच्चों, मित्रों, हम कोई भी लड़ाइयाँ, छोटी लड़ाइयाँ हो या बड़ी लड़ाइयाँ हो, जब तक हमारे पास उसकी रणनीति नहीं होगी, तैयारी करने का हुआ, युद्ध जीतने का हुआ, तब तक फिर आनंद नहीं आएगा। इसे हमें कम्रता के साथ, बड़ी कृतज्ञता के साथ हमें लेना पड़ेगा और आत्मसात करने की जरूरत पड़ेगी। दृढ़ता के साथ किसी बात को स्वीकार करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मित्रों, अब आपको हम बताते हैं आगे क्या हमें करना चाहिए। यह हुआ था आपका इतिहास और वर्गीकरण। तो ऐसे समझ लीजिए, एक कार तो ये हो गए। आज दूसरी श्रृंखला में हम आपको बताते हैं कि वास्तव में अब इतिहास का महत्व क्या है, इतिहास हमें देता क्या है, हम किस क्रमबद्धता के साथ जुड़ते हैं तो हमें इतिहास हमें क्या दे देता है, हमें क्या सिखाता है, हमें किस बात को वार्न करता है। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास घटी हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। हमें ध्यान रखना चाहिए, घटना और क्रमबद्धता अध्ययन, दो चीज हमारे सामने आती है। एक आती है कि घटना, और दूसरा आती है कि क्रमबद्धता। ध्यान रखें, घटना और क्रमबद्धता, यानी कोई भी घटना जब हम क्रमबद्धता के साथ जोड़कर पढ़ते हैं तभी हम इतिहास में परिपूर्ण होते हैं और इतिहास बनता भी है। ऐसी स्थिति में इतिहास को महत्व को अगर हम देख लें तो वास्तव में इतिहास समझने के लिए छोटे से छोटे एग्जाम्पल भी हम समझ सकते हैं, और बड़े बड़े चीज़ों, छोटी छोटी एग्जाम्पल से हम जो रोज के हमारी जिंदगी में घटना घटित होती है उससे सीखकर हम बड़े इतिहास को जोड़ सकते हैं। सपोज करिए, जानते हैं एक छोटी सी घटना, अगर इतिहास को हम ले लें, एक घटना ले लें, छोटी सी घटना कि ये रोड है, प्रयागराज की रोड है, और ये आउटसाइड कटिंग है। क्या है? ये खोदा हुआ जमीन है। अभी हमारे यहाँ अभी भी खड्ड हैं सड़कों में कहीं कहीं। तो हम यहाँ पास एक छोटा सी एग्जाम्पल लेते हैं, रोज को हम दिनचर्या में देखते हैं, इसे हम अपने इतिहास को जोड़ेंगे। अगर हम इसमें बाइक से आते हैं, इस रोड पर स्कूटी से आते हैं, मान लीजिए ये खड्डे में हम गिर गए, तो एक घटना घटी कि हमारी बाइक डैमेज हो गई, स्कूटी डैमेज हो गई, हम चोटिल हो गए। अब इस घटना को जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तब हमें यह प्राप्त होता है कि वास्तव में हमें ऐसे रास्तों का चुनाव नहीं करना चाहिए। अगर हमें शायद हम एक चौराहा और आगे से घूम के चले जाते तो शायद मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। तो ठीक इसी तरह का, और फिर हम बाद में ये भी तय करते हैं कि हम अपने जीवन में, अब हम तो गिर गए, घटना घट गई, अब हम इस बात से संज्ञान में ले लिया कि वास्तव में हमें ऐसे रास्ते को चुनाव नहीं करना है, बल्कि हमें अपने दूसरे रास्ते, अच्छे रास्तों को हमें चुनाव करना है। तो आपने मित्रों देखा, एक छोटी सी घटना आपके हमने ये बताई। तो जो घटना होती है, जब घटना घटती है, घटना घटने के बाद हम जब विचार करते हैं इस पे,
विचार करते हैं तो यहां क्या करते हैं, घटी हुई घटनाओं का हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो मित्रों इसी तरह इतिहास में जितने घटना घटती है तो हम घटी हुई घटनाओं का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। जब हम विश्लेषण करने के पश्चात फिर हम उस बिंदु पर पहुंचे करते हैं, विचार करते हैं, अर्थात हम निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। हम निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरी स्थिति यह होती है कि अब हम ऐसे में आ गया कि लागू करें या इंप्लीमेंट करें, हमें भविष्य में क्या करना चाहिए। किसी भी घटना घट जाए तो हमें क्या करना चाहिए। हमने छोटी सी आपकी एग्जाम्पल एक बताया कि एक सड़क है, खड्ड से भरा हुआ है और वहां हम जाते हैं, बाइक लेकर गिर जाते हैं, तो हम उस घटने को विचार करते हैं कि ऐसी खड्ड भरी रोड में हमें नहीं जाना चाहिए। तो अब इसी तरह इतिहास में प्रत्येक घटना जो अभी तक घटी हुई है, तो उस घटना को हम लोग विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने के बाद डिसीजन लेते हैं, फिर भविष्य में लागू करने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों एकदम स्पष्ट है, क्लियर हो गया कि घटी हुई घटनाओं से हम इतिहास में क्या कराता है, हमें सिखाता है। हमें क्या कराता है, हमें वार्न कराता है। हमें उस घटनाओं के पुनरावृत्ति फिर ना हो, उसके तरफ से हमें फिर एक राह देता है और ताकत देती है, उत्साह देता है और हमें बल देता है। तो एक छोटा सा हमने घटना बताया मित्रों। अगर इसको आप एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। देखें, एक घटना बहुत पहले घटी थी, आप उसे ध्यान से देखें तो आप जान जाएंगे कि वास्तव में यह घटना अगर हम देखें तो एक घटना अगर हम आपको थोड़ा सा बता दें, एक घटना घटी थी 1945 में और डेट क्या था, डेट था 6 अगस्त 1945। और ये कौन सी घटना थी, ये घटना थी कि विश्व में पहली बार अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था। कौन सा हमला किया था, परमाणु हमला किया था। अर्थात पहली बार परमाणु बम को लैबोरेटरी से बाहर चलाया गया था, लोगों पर चलाया गया था, आम व्यक्तियों पर फेंका गया था। अब देखें तो पहला, जैसा कि जानते हैं 6 अगस्त 1945 को जापान के एक शहर जिसका नाम है हिरोशिमा, जिसका नाम है हिरोशिमा, ठीक, इस पे 6 अगस्त पे घटना घटी। फिर 9 अगस्त को फिर एक घटना घटी 1945 में ही, जो दूसरा था वो जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर चलाया गया बम था, परमाणु बम का हमला किया गया था। ये दो घटना आप देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब आप देखें, इससे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं परमाणु बम विखंडन क्रिया पर आधारित होती है। कैसी होती है, परमाणु बम विखंडन क्रिया पर आधारित होती है। और इससे पहले हम लोग परमाणु बम को किसी देश पर, किसी व्यक्ति पर चलाए हुए नहीं देखा गया था, किसी जीवों पर नहीं चलाया गया था। हम लोग लैबोरेटरी में जानते थे कि अगर परमाणु बम चलेगा हम लोग कितने हताहत होंगे, क्या होगा। जैसा कि जानते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटना घटी, परमाणु बम का हमला हुआ जापान पर, बहुत से लोग, लाखों लोग मरे। इसके रेडिएशन से कई वर्षों तक बीमारियों से ग्रस्त रहे, बच्चे विकलांग पैदा हुए, गर्भ समाप्त हो गया, तरह तरह की बीमारियों से घेर रखा था। तब जाकर हम इस घटना को, भयावह की स्थिति को हम लोग समझ पाए कि वास्तव में इस घटना, एक परमाणु बम की घटना से हमने अपने खुली आंखों से, खुली दृष्टि से इस घटना को देखा और समझा पहली बार कि वास्तव में परमाणु बम क्या होता है। मित्रों, तो आप इस घटना से आप देख लें, हम आपको बताना चाह रहे हैं, इतिहास में ले चल रहे हैं कि यह घटना तो घट गई,
लेकिन आप हमें यह बताएं, आज हम लोग कहां खड़े हैं? 2020। घटना कब है? 1945 की। आज हम 2020 में खड़े हैं। आप हमें यह बता दीजिए, एक प्रश्न आपसे यह है कि वास्तव में आपको यह परमाणु बम का हमला फिर दोबारा देश कोई किसी के ऊपर क्यों नहीं किया? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण था कि अभी तक हमला कहते हैं एक दूसरे को कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे? हमारा छोटा भाई भी हमसे बहुत नाराज रहता है, अक्सर टिनफुन करता रहता है, अर्थात पाकिस्तान। वो भी हमें गिरफ्त भक्ति देता है, परमाणु बम, हम परमाणु बम चला देंगे। मित्रों, चला देना तो आसान होता है, इसके पीछे का जो ब्यौरा है उसको पार पाना बड़ा ही कठिन होता है। इसके पीछे की जो भयावह स्थिति है उसको अपने आप में अब जीने का मित्रों तब मजा है। हमारे पास परमाणु बम है, आपके पास भी परमाणु बम है, अगर हम एक दूसरे पर चला दिया तो जीने का मजा तब है जब पड़ोसी भी जिंदा हो। जब पड़ोसन ही रहेगा तो हम दिखाएंगे किसे? तो हमारा यहां बताने का आपका मतलब था कि वास्तव में यह घटना, इतिहास की जो भी घटना घटती है वो हमें सीख देती है, हमें बचाती है, बड़ी घटनाओं से बचाती है, हमें वार्न करती है इतिहास में कि भविष्य में ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो सके। उसकी मूल्य क्या होती है, उसका मूल्य का निर्धारण कैसे होगा, इसकी वैल्यूज क्या होगी, मोरल वैल्यूज क्या होगी, इस सारे विधाओं को हमारे सांस्कृतिक धरोहर के इतिहास को पन्ना पन्ना बताता है। वास्तव में प्रत्येक छोटे से बड़े घटनाओं को हम उस घटना को सीखते हैं, अगर उसके वार्न हुए तो वास्तव में उस तरह की पुनरावृत्ति फिर दोबारा नहीं होती। यही इतिहास का एक महानतम महत्व है। एक छोटी सी घटना आप देख लें, ये भी जानते होंगे कि 1984 में MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव कहाँ हुआ था? भोपाल में। हाँ, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहां जाड़े की रात में यही भोपाल MIC गैस का लीकेज मात्र हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। आज हम कहां हैं? 2020 में हैं। अब बताइए, इस घटना भी अपने आप में बहुत बड़ी उस समय की घटना थी। तत्काल 30,000 लोग मरे थे, उसके बाद अस्पतालों में, और साथ साथ रेडिएशन से वर्षों तक इससे जूझता रहा है। वहां का मनुष्य, आम व्यक्ति से जूझता रहा। हमारे यहां की कुटिल राजनीति, न्याय व्यवस्था दम तो भरती है, परंतु मित्रों अभी तक ये भोपाल गैस त्रासदी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पैसे को लेकर लगा हुआ है। अभी तक मौजा के लिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। ये तो विडंबना है। परंतु हमारे यहां बताने का आशय यह है कि एक घटना 84 में घटी, MIC गैस का रिसाव हुआ। तो मित्रों, आज तक इस घटना से जब हमने सीखा कि वास्तव में रिसाव के रेडिएशन क्या होते हैं, इसका भयावह विक्रांति क्या होती है, क्या आघात पहुंचता है, तो इस तरीके से ये घटना पुनरावृत्ति इतनी बार फिर पुनः अभी तक नहीं घटी। क्यों? क्योंकि हमने इस इतिहास की घटी हुई घटनाओं से सीखा, अपने आप को वार्न किया, और साथ साथ उस घटनाओं को हमने आत्मसात करके भविष्य के लिए संयोजित कर लिया कि ऐसी पुनरावृत्ति फिर ना हो सके। तो इतिहास इस सारी चीजों को हमें सिखाता है। मित्रों, अब आपका इसके बाद हम सीधे आते हैं आपको, अब सीधे सीधे चैप्टर की बात करते हैं। जैसा कि प्रिय बच्चों, आप जानते हैं कि मैंने अभी विश्लेषण किया था, तब बताया था आपसे, इससे पहले इतिहास के वर्गीकरण भी बताया था। तो हमने ये बताने का प्रयास किया कि आधुनिक इतिहास से सर्वाधिक वनडे का प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसको, जिस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, उस चैप्टर से क्रमबद्धता के साथ हम उस पर भी चर्चा करते चलेंगे कि प्रश्न कैसे बनता है और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, ये भी आपकी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं
प्रायः मित्रों मैं इतिहास विधा का जब पढ़ाना प्रारंभ करता हूं, कोशिश मेरी रहती है कि मैं आधुनिक इतिहास से ही जोड़ता हूं। यद्यपि आपको मेडुअल भी पढ़ाऊंगा, एंशिएंट भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूं आधुनिक भारत के इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास, आधुनिक हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। अब देखें, जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग प्रायः घटना तो बहुत है, परंतु हमें जैसा कि जानते हैं आधुनिक इतिहास में जब हम जुड़ना प्रारंभ करते हैं तब वहाँ से हमें पहला लक्ष्य दिखाई देता है कि वास्तव में यूरोप लोग जो यूरोप में रहते थे वो कैसे भारत में आए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले ही यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन, ये आपका पहला चैप्टर रहेगा जिसे हम शुरुआत करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि जानते हैं यूरोप हमारे पश्चिम में है और हम लोग यूरोप से पूर्व में निवास करते हैं, जो भारत देश है। प्राचीन बड़े नाम थे। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि यूरोपियों का आगमन हमारे यहाँ कैसे हुआ, कब हुआ, कौन से पहले यूरोपी थे, क्या व्यवस्थाएं थी उस समय की। वास्तव में सच्चाई ये है कि इतिहास विधा में जब हम यूरोपियों का आगमन पढ़ाते हैं तो हमें इस बात का संज्ञान लेना पड़ता है कि यूरोपियों वास्तव में जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राचीन भारत में हमारे यहाँ यूरोप से भी व्यापार ऑलरेडी भारत से होता था। भारत किसी के परिचय का मोहताज नहीं था। परंतु मित्रों, आधुनिक इतिहास में हमें यूरोपियों को आगमन का ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखकर ही हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम ये देखें, आधुनिक इतिहास में अगर हम देखें तो पाएं कि यूरोपियों का जो आगमन होता है, क्योंकि 15वीं शताब्दी में यूरोप में, जैसा कि आप जानते हैं, यूरोप में वेनिस का व्यापारियों का बोलबाला था। यद्यपि व्यापार विश्व में बहुत से जगहों, बहुत से देशों में व्यापार वाणिज्य का तकाजा था। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही हमारे जो पड़ोसी देश थे उसके प्रमाण मिले हैं। हमारे यहाँ व्यापार वाणिज्य का तकाजा पहले से था। आधुनिक इतिहास की जब हम बात करते हैं तो यूरोप में 15वीं शताब्दी में बहुत से चीजों का, नए नए चीजों का आविष्कार प्रारंभ हो गया था, नए नए विधाएं आ गई थी और साथ साथ व्यापार और वाणिज्य अपने अग्रसर वृद्धि की ओर थी। और साथ साथ वहाँ की स्थितियों में अगर हम देखें तो 15वीं शताब्दी में दिशा सूचक यंत्र वगैरह का आविष्कार हो चुका था। बड़ी बड़ी नावों का बनाने का प्रचलन हो गया था। बड़े अच्छे अच्छे वैज्ञानिक आविष्कार हो गए थे, जिसके आधार पर अब हम साहसिक यात्राओं का प्रचलन भी बढ़ा था। इस तरह मित्रों, अगर हम देखें तो पाते हैं कि ऐसी स्थितियों में हम थोड़ी सी हल्का सी अगर हम देखें तो यूरोप की स्थिति को देखें, शॉर्टकट में अगर हम नक्शे बना के देख लें तब पर भी हमें ये चीज़ समझ में आएगा। छोटा सा नक्शा बना लें। आप देखें, ये उत्तरी अमेरिका,
दूसरा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इधर एशिया है, और भी देश हैं। लेकिन यहाँ पास अगर हम देखें तो हमारे छोटे छोटे देश हैं, ये यूरोप और यूरोपीय देश हैं। ये देश हमारा क्या है? ये यूरोपीय है देश, यूरोप है। इन्हीं यूरोप में दो देश, एक स्पेन, दूसरा, हाँ, आप जैसा कि जानते हैं, पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल दो देश, क्योंकि वहां की सामाजिक समरसता अपने आप में बड़ी क्रमबद्धता के साथ जकड़ी हुई थी और काफी हद तक विकास यूरोप में प्रारंभ हो चुका था और विश्व, भारत ही नहीं बल्कि विश्व में अन्य जगह व्यापार वाणिज्य प्रारंभ हुआ था। परंतु दो देश वहां से, एक स्पेन और दूसरा पुर्तगाल, इन्होंने उस समय भारत को, क्योंकि अब इस पे जब हम डिटेल में आएंगे इतिहास में तो आपको हम पूरा समझाएंगे, अभी तो इतना समझ लीजिए कि स्पेन और पुर्तगाल दो ऐसे देश थे जो भारत के तट पर पहुंचना चाहते थे। कैसे पहुंचना चाहते थे? समुद्र यानी जल मार्ग से पहुंचना चाहते थे। इससे पहले अभी तक जल मार्ग से भारत को तट के कोई भी रास्ता हमें ज्ञात नहीं था, बल्कि अज्ञात था। ऐसी स्थितियों में दो देशों ने, स्पेन और पुर्तगाल ने, ये साहसिक यात्रा का एक प्रयोजन बनाया और भारत की खोज के लिए निकल पड़े। स्पेन आया जरूर, रास्ते तय भी किया, परंतु यहां केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, इसे आशा का अंतरीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आशा का, इसे आशा का, सॉरी, आशा का अंतरीप, अंतरीप भी कहा जाता है और साथ साथ उत्तमाशा द्वीप भी कहा जाता है। इसे उत्तमाशा द्वीप भी कहा जाता है। आशा का अंतरीप लास्ट तक ये भारत को आपको मैं जोड़ना चाहता था और इसे मैं पुनः जोड़ूंगा और साथ में ही आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये प्रबल एकेडमी का यह मंच से आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर आपको जुड़ गए हैं और साथ साथ मैं इतिहास विषय के साथ साथ आपके सारे बिंदुओं को क्लियर करता हुआ आगे बढ़ूंगा और साथ साथ आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जुड़ें और अपनी कमेंट करें। इसके साथ साथ मैं यही आपसे फिर पुनः एक बार गुजारिश करूंगा कि आप प्रबल एकेडमी की ओर एक बार रुख करें और देखें। धन्यवाद।
मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस चीज को यहाँ आपको यूरोप, अब इसको नक्शे को पूरे वैसे शिद्दत से ना देखें, बल्कि ये एक रफली नक्शा है। और इसके बाद यूरोप से लेकर यहाँ आशा कंट्री लास्ट तक ये भारत को आपको मैं जोड़ना चाहता था, और इसे मैं पुनः जोड़ूंगा। और साथ में ही आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये प्रबल एकेडमी का यह मंच से आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर आपको जुड़ गए हैं, और साथ साथ मैं इतिहास विषय के साथ साथ आपके सारे बिंदुओं को क्लियर करता हुआ आगे बढ़ूंगा। और साथ साथ आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जुड़ें और अपनी कमेंट करें। इसके साथ साथ मैं यही आपसे फिर पुनः एक बार गुजारिश करूंगा कि आप प्रबल एकेडमी की ओर एक बार रुख करें और देखें। धन्यवाद। ये छोड़ देते हैं।